वेलकम बैक टू एंशिएंट पल्स। सोचिए एक ऐसे मुल्क का जो हज़ारों आइलैंड से घिरा हुआ हो, एक ऐसी जगह जहां रंगीन सकाफत, मुनफरिद ट्रेडिशंस और अमीर बायोडाइवर्सिटी मिलकर एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहती हैं। ये है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो और एक ऐसा मुल्क जिसका हिस्ट्री, रेजिलियंस, आज़ादी और तब्दीली से भरा हुआ है। ये मुल्क अपनी खूबसूरत मंजरों के लिए जाना जाता है, जहां लश रेन फॉरेस्ट से लेकर प्रिस्टीन बीचेस तक हैं, और ये मुल्क अपने रिमार्केबल लोगों से भी मशहूर है। चलिए हम इंडोनेशिया की अनोखी कहानी को समझते हैं। एक ऐसा मुल्क जो प्राकृतिक खूबसूरती, सकाफती विरसा और सियासी जंगों से गुजरकर अपनी पहचान बना रहा है। इंडोनेशिया की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, जब तक यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स नहीं आए। श्रीविजया और मजापाहित जैसे पुराने एम्पायर्स इस इलाके में फालियत करते थे, जो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड रूट्स, सकाफत और मजहब को इन्फ्लुएंस करते थे। और इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे इंडिया, चाइना और अरेबियन पेनिनसुला के दरमियान ट्रेड का हब बना देता था। 13वीं सेंचुरी में इस्लाम का फैलाव हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के साथ इंडोनेशिया के मजहबी लैंडस्केप को शेप कर गया। 17वीं सेंचुरी तक यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, खास तौर पर डच, इस इलाके में अपना कदम जमा रहे थे। इंडोनेशिया, जो तब डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था, डच एम्पायर के लिए एक अहम हिस्सा बन गया था, खास तौर पर उनके वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे स्पाइसेस, रबर और ऑयल के लिए। डच का कॉलोनाइजेशन 300 साल से ज़्यादा रहा, जिसमें इंडोनेशिया के इंडिजिनस लोगों को कठिन एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर और कल्चरल सप्रेशन का सामना करना पड़ा। फिर भी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ने अपनी जद्दोजहद शुरू की और 1945 में जापान के ऑक्यूपेशन के बाद इंडोनेशिया ने अपनी आज़ादी के लिए कुव्वत दिखाई। इंडोनेशिया का आज़ादी का सफ़र आसान नहीं था। जापान के डिफीट के बाद इंडोनेशियन नेशनलिस्ट्स, जिनकी क़ियादत सुकार्नो और मोहम्मद हत्ता ने की थी, 17 अगस्त 1945 को अपनी आज़ादी का ऐलान किया। डच ने पहले अपनी कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इंडोनेशियन नेशनल रेवोल्यूशन शुरू हुई, जो 1949 तक चलती रही। ये जंग कई लोगों की जान ले गई, लेकिन इंडोनेशियन लोगों का अज़्म साबित कर गया। 1949 में इंडोनेशिया ने आज़ादी हासिल की और सुकार्नो को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, जब डच ने ऑफिशियली नए मुल्क को कबूल कर लिया। ये था नए दौर का आगाज़, जहां इंडोनेशिया को अपनी पहचान बनानी थी। ये मुल्क रीजनल और ग्लोबल अफेयर्स में की प्लेयर है और ASEAN, G20 और यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी शामिल है। इंडोनेशिया को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इनकम इनइक्वालिटी और करप्शन जैसे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इसकी अडेप्टेबिलिटी और मुश्किलात को ओवरकम करने की कुव्वत इसके लोगों की रेजिलियंस को दिखाता है। If you want us to bring more stories like this to you, then like the video, share it, and don't forget to subscribe to Ancient Pulse.